हेलो गाइस, दिस इज जीत एंड यू वाचिंग हियर फिजिक्स एंड रिव्यू। लगभग सारा सिलेबस हमारा समाप्त हो चुका है और क्वांटम मैकेनिक्स भी हम 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली ये समझेंगे धीरे धीरे कि क्वांटम मैकेनिक्स की नीड क्यों पड़ी और कैसे क्वांटा वर्ड आया। और चूंकि हमें रिसर्च नहीं करना है तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ उतना बताया जाएगा जिससे कि क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पर इंटरेस्टिंग लगे और ना इंटरेस्ट बना रहे। सिर्फ इसलिए अगर आप बात करेंगे कि बिल्कुल खोज के स्तर से पढ़ना है तो वहां पर आपको बीएससी स्तर पर या एमएससी स्तर पर क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे अलग से। यहाँ पर हमारा मेन पर्पज ये रहेगा कि क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो पाए। अगर बुकलेट में आपके 100 क्वेश्चन है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप 100 में से 100 क्वेश्चन लगा पाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स के। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट कि क्वांटम मैकेनिक्स नीट क्यों पड़े। ओके, आज हम सभी रंगीन मार्करों का यूज करेंगे। मिस्टर गौरव खन्ना जी, तो अपना टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। तो सबसे पहले बात आप इस बात को जानेंगे, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़कर आए होंगे तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स से स्टैटिक्स भी जुड़ा रहता है। फिर स्टैटिक्स के एंड में कहीं जाकर ब्लैक बॉडी रेडिएशन टर्म आती है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के काल की घटना है कि वहां आपको आवश्यकता पड़ी क्वांटम वर्ड को जोड़ने की, क्योंकि वहां सबसे पहले आपने ये पढ़ा होगा, गौरव सिंह ने पढ़ा ही नहीं पढ़ा। बताओ, नंबर 1 पढ़ा होगा आपने, ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं, पढ़ा है? बताओ जरा, ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? इसके अंदर 2 लॉज आते हैं, स्टीफन लॉ और वीन्स लॉ। ठीक, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो, क्योंकि हम मेन पर्पस क्या है, हमारा मेन पर्पस इसमें उलझना नहीं है, हमें जस्ट आगे बढ़ना है, रिक्वायरमेंट को बताते हुए आगे बढ़ना है। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी एक ऐसी वस्तु होती है जिसे हिंदी में कृष्णिका कहा जाता है, जिस पर अगर लाइट को इंसिडेंट कराया जाए तो सभी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है? जो सभी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और समय आने पर सभी वेवलेंथ की लाइट को एमिट भी कर सकती है। मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी सभी वेवलेंथ की लाइट को एमिट भी कर सकती है, एब्जॉर्ब भी कर सकती है और सभी वेवलेंथ की लाइट को एमिट भी कर सकती है। उसकी स्पेक्ट्रमिक एमिशन पावर और एब्जॉर्प्शन पावर कितनी होती है? एब्जॉर्प्शन पावर 1 होती है। तो ब्लैक बॉडी का तो हमें समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड 2 लॉज यहाँ पढ़ाए जाते हैं, एक होता है स्टीफन्स लॉ और एक होता है वीन्स लॉ। स्टीफन लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? E = सिग्मा टी की पावर 4। जहां मैंने तुमको पढ़ाया है, ऐसा है ना? आई थिंक पढ़ाया था, ये शायद पढ़ाया था, बीएससी में पढ़ाया होगा, बीएससी में शायद पढ़ा। इसमें ऐसा होता है कि कोई भी ब्लैक बॉडी या ऑब्जेक्ट आपके पास रखा हुआ है तो उससे निकलने वाले पर यूनिट एरिया से पर सेकंड में निकलने वाले रेडिएशन की एनर्जी होती है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होती है, जहां सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट। तो इस पे क्वेश्चन मिल जाते हैं, इस पे क्वेश्चन मिल जाते हैं। पर ये थर्मोडायनेमिक्स लास्ट वाले पोर्शन का है। वीन्स लॉ क्या होता है? लैम्डा m × t = b। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो गर्म है, अगर कोई कृष्णिका है, कोई आदर्श कृष्णिका भी है, वो गर्म है, तो उससे बहुत सारे वेवलेंथ के रेडिएशन निकल सकता है, बहुत सारे वेवलेंथ का रेडिएशन निकल सकता है। जो मैक्सिमम वेवलेंथ का रेडिएशन होगा उस वेवलेंथ में क्या होगा, वो टेम्परेचर मल्टीप्लाई करोगे उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, तो प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट रहता है। यही कह सकते हैं कि निकलने वाले लाइट है उसका वेवलेंथ उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके आधार पर हमें बता पाते हैं कि स्टार जो है वो उसका कलर कैसे डिसाइड करता है कि वो उसका टेम्परेचर कितना होगा। बात समझ आ रही? मतलब कोई स्टार है, वहां से रेडिएशन आ रहा है, तो रेडिएशन अगर हम पता चला रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है तो हम बता सकते हैं उस स्टार का टेम्परेचर क्या है, सोर्स का टेम्परेचर बता देता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम कैसे कहा जाता है भाई? स्पेक्ट्रम वर्ड सुना? स्पेक्ट्रम वर्ड किसे कहते हैं बताओ? स्पेक्ट्रम मतलब कई सारी वेवलेंथ के ग्रुप को, मतलब जो वेवलेंथ का कलेक्शन होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब कभी ब्लैक बॉडी को गर्म करा जाएगा या उसको ठंडा करा जाएगा तो उससे जो रेडिएशन निकलेंगे वो किसी भी वेवलेंथ के हो सकते हैं। तो एनर्जी लिमिट के अंदर जो आपको ग्राफ खींचेगा, मान लीजिए ये इस प्रकार ग्राफ है, ये यू लैम्डा डी लैम्डा का ग्राफ इस तरीके का है। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि वेवलेंथ एनर्जी के सापेक्ष किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस प्रकार के जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ सर्च करो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, अपने उसमें सर्च करो, छोड़ो, ये अप्रोक्सीमेट ऐसे ही आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व। ये प्लॉट किससे करा जाता है? प्लॉट एंड ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा से ऑब्जर्व होता है। देखो सुनो, सर्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है कि आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ एक्सपेरिमेंटली ये खींचा गया है, और जहां तक यू लैम्डा डी लैम्डा और लैम्डा के बीच में प्लॉट किया था, यू लैम्डा डी लैम्डा, और देखो ये किसके बीच में प्लॉट किया था?
यू लैम्डा डी लैम्डा और लैम्डा के बीच में प्लॉट किया था। तो ये ग्राफ जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, इस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को हमें थ्योरेटिकली बताना पड़ता है। तो थ्योरेटिकली बताने के लिए दो फिजिसिस्ट आए, कौन कौन से, वीन्स और रेले जीन्स। किस किस के बीच का है, लैम्डा के बीच में। स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी और वेवलेंथ। हाँ ये स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी होगी, ये वेवलेंथ होगी लैम्डा। सुनो ठीक है, यू लैम्डा डी लैम्डा और लैम्डा के बीच का ग्राफ होता है, इस प्रकार का ग्राफ है करो सिंह, हाँ लगभग ऐसे ही है। लगभग ऐसे ही। तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, वो मैंने एक्सपेरिमेंट से नहीं खींचा तो थोड़ा अलग हो सकता है। स्लाइड खींचा, दिखाओ मुझे, दिखाओ दिखाओ। हाँ ये सारे अलग अलग देखो, ये जितने भी ग्राफ हैं ये अलग अलग टेम्परेचर पे हैं। तो ज्यादा टेम्परेचर पे ऊपर तक जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो ये सही ग्राफ एक मैच कर जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये मैंने आपको बताया कि जब किसी ऑब्जेक्ट को या ब्लैक बॉडी को गर्म किया जाएगा तो मेरे भाई ब्लैक बॉडी की स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी और वेवलेंथ के बीच का ग्राफ ये होगा। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। और कोई भी थ्योरी जो है उसे नोबेल प्राइज जब वो किताब वो तब छपती है जब उसका एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है वो थ्योरेटिकली वेरीफाई हो जाए। मतलब एक्सपेरिमेंट से जो ग्राफ आया है वही हमारी गुणा भाग करके सूत्र पुत्र से भी वो ग्राफ आ रहा हो। तो इसके लिए दो वैज्ञानिक आए, एक वीन्स और रेले जीन्स। कौन कौन सा है, वीन और रेले जीन्स। रेले जीन्स, तो वीन्स और रेले जीन्स दोनों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए। मतलब जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, जो ग्राफ है, इसको थ्योरेटिकली समझाने के लिए दो फिजिसिस्ट आए। इन्होंने अपना मैथमेटिक्स दिया, इन्होंने अपना मैथमेटिक्स दिया। पर इन्होंने देखा कि इनका जो मैथमेटिक्स फॉर्मूला है वो मैथमेटिकल फॉर्मूला पूरी तरह को ग्राफ को नहीं समझा पाता, पूरी तरह ग्राफ को नहीं समझा पाता, क्योंकि उस जमाने में क्वांटम डेवलप नहीं हुई थी तब तक। समझ बात क्या कर रहा हूं, क्वांटम डेवलप नहीं हुई थी। तो बेसिक फंडा जो था हमारे पास क्या था, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स था हमारे पास। दो चीजें थी हमारे पास। जब हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स नहीं था तो हमारे पास दो चीजें थी उस टाइम, थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। और मैंने तुमको बताया था थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंस क्या होता है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल में खेलते हैं, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक लेवल में खेलता है। तो वो दो फंडे थे हमारे पास और उनके जरिए जो है बोल्ट्जमैन की हेल्प लेके गुणा भाग करके, समझ लो मैथमेटिक्स बहुत शानदार स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। तो उनकी हेल्प से इन्होंने वीन्स ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया और रेले जीन्स ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया। दोनों में एक डिफरेंस था कि ये जो है ये वीन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये मैच करता था लेकिन पूरी तरह मैच नहीं करता था ग्राफ से। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से कितना मैच करता था, हाई वेवलेंथ लिमिट में या लो वेवलेंथ लिमिट में, बताओ। वीन्स से, हाँ लो वेवलेंथ लिमिट से। तो वीन्स जो है, वीन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो लो वेवलेंथ लिमिट में, मतलब कि कम तरंग दैर्ध्य वाली चीजें देखोगे, मतलब इधर वाला भाग देखोगे कम तरंग दैर्ध्य चीज, तो ये वाला ग्राफ जो है वीन्स के फॉर्मूले से मैच कर जाता था। लेकिन आगे जाके वो डिस्टर्ब हो जाता था। बात समझ आ रही? अब अगर रेले जीन्स का देखें तो रेले जीन्स का फॉर्मूला हाई वेवलेंथ लिमिट में मैच कर जाता था लेकिन लो वेवलेंथ लिमिट में काम नहीं करता था। तो बात ये आ रही थी कि अगर इसका लो वेवलेंथ लिमिट काम नहीं कर रहा है तो मैं कैसे मान लूं कि आगे का हाई वेवलेंथ लिमिट वास्तव में इसी ग्राफ को बता रहा है। बात समझ आ रही? फिर तो संयोग मान लोगे ना। कोई ग्राफ अगर पूरी तरह इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा से पूरी तरह मैच कर रहा है, तब हम बोलते हैं हाँ भाई दिया गया फार्मूला पूर्णतः सत्य है। आधा ग्राफ मैच कर रहा है, आधा मैच नहीं कर रहा है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि दिया गया फंक्शन इसी एक्सपेरिमेंटल डेटा को वेरीफाई कर रहा है? तो ना इसे माना गया पूर्णतः सत्य, ना इसे माना गया पूर्णतः सत्य। तब आए मैक्स प्लांक जी, जिन्हें कहा था क्वांटम फिजिक्स का जन्मदाता। तो मैक्स प्लांक ने कहा वास्तव में नई नई घटनाएं जब जन्म लेती हैं, वास्तव में घटनाएं तो पुरानी होती हैं। घटनाएं, फिजिक्स का फंडा ये सोचने की, अगर तुम सोच के देखो कि फिजिक्स में चीजें पहले से ही हैं। जो भी चीजें आप देखोगे चीजें पहले से, हमें जस्ट उसे ऑब्जर्व करना है। जितना ज्यादा हम अपनी क्षमता को बढ़ा पाएंगे, जैसे कि एक मैथमेटिशियन थे, वो विमाओं पर काम करते थे, मतलब वो देख नहीं पाते थे पर उन्होंने कई सारी विमा, जैसे हम लोग 3D तक 3D तक इमेजिन कर सकते हैं, उन्होंने लगभग 5D 7D इमेजिनेशन के ऊपर मैथमेटिक्स दिया हुआ है। तो ये हमारी सोचने की क्षमता होती है। जहां हम देख नहीं सकते वहां हम सोच के देख सकते हैं। बात समझ रही है? जहां हम देख नहीं सकते वहां हम सोच के देख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन को तुम्हें मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ये हवाई जहाज इस तरीके से गुजर रहा है तो तुमने इमेजिन करा कि यहाँ हवाई जहाज है। तो इमेजिनेशन जो है आपको, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट भी है कि इमेजिनेशन विल टेक यू फ्रॉम, नॉलेज विल टेक यू फ्रॉम A to B बट इमेजिनेशन विल टेक यू फ्रॉम एवरीवेयर। मतलब आपको कहीं तक भी ले जा सकता है। ज्ञान आपको A से B तक ले जाएगा। जो आपका ज्ञान है जो पढ़ाया जाता है वो आपको A से B तक ले जाएगा। मतलब नॉलेज विल टेक यू फ्रॉम A to B बट इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर। आपको कहीं तक भी ले जा सकता है। तो आपको उन्होंने मैक्स प्लांक ने कहा भाई साहब ये कि आप लोगों को ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान तो अपरंपार है। बस ये है कि जो अभी तक विज्ञान हमारे पास है उसकी लपेट से बाहर की चीज है ये। उदाहरण के लिए रिलेटिविटी का कंसेप्ट अगर न्यूटन के जमाने में होता तो कहां सोल्व कर पाते? नेक्स्ट टाइम पर क्यों, रिलेटिविटी न्यूटन मैकेनिक्स अलग है, क्वांटम मैकेनिक्स न्यूटन मैकेनिक्स अलग है।
तो जैसे जैसे नई नई घटनाएं आई तो उन्हीं के अनुरूप हमें गणित भी डेवलप करना पड़ा। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में हिल्बर्ट स्पेस डेवलप करना पड़ा, स्टैटिस्टिकल के लिए हमें फेज स्पेस डेवलप करना पड़ा। वैसे उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ पोस्टुलेट मानने पड़ेंगे। तो मैक्स प्लांक ने कुछ पोस्टुलेट माने और पोस्टुलेट के बेसिस पर एक मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करी जो कि पूरी तरह पूरे ग्राफ को वेरीफाई करती है, अर्थात लो वेवलेंथ लिमिट पर इसे भी और हाई वेवलेंथ लिमिट पर इसे भी वेरीफाई करती है। और अगर कोई फॉर्मुलेशन लो वेवलेंथ लिमिट पर वेरीफाई कर रहा है मतलब वो वीन्स लॉ को संतुष्ट करता है, और हाई वेवलेंथ लिमिट पर वेरीफाई कर रहा है मतलब वो रेले जीन्स लॉ को संतुष्ट करता है। पर उन्होंने कहा ऐसा तभी होगा जब आप इन पोस्टुलेट्स को मानेंगे। तो पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स होती है बेसिक नीड, मतलब बेसिक नीड होती है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। उदाहरण के लिए कि अगर आपने बुर्ज खलीफा एक बिल्डिंग देखी या आपने एंटीलिया टावर देखा, एंटीलिया टावर है अंबानी का कौन सा? एंटीलिया टावर बोलते हैं, एंटीलिया टावर है आई थिंक। तो जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग होती हैं उनके नीचे नींव मजबूत रखी जाती है, और वो नींव ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा वेरीफाई की गई हो, कटे ना। अगर नींव कट गई तो फिर आगे का ऊपर की चीज भी गलत हो जाएगी। कहीं भी आप देखेंगे, उदाहरण के लिए अगर आपसे कोई बच्चा पूछता है कि गुरुजी चार्ज किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे जी चार्ज जो होता है, समझना बेसिक चीज को, चार्ज जो होता है वो किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड या तो प्रोड्यूस करेगा या उसमें डिफ्लेक्ट होगा, चार्ज कहलाता है। तो पूछेगा सर मैटर में प्रॉपर्टी कैसे आती है, इंस्टेंसिक प्रॉपर्टी कैसे आती है? तो आप बोलोगे चार्ज में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या इलेक्ट्रॉन का Na+ इलेक्ट्रॉन जाएगा या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो आपका चार्ज प्रोड्यूस होता है। फिर वो पूछेगा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा आता है, तो आप बताओगे इलेक्ट्रॉन जो वास्तव में स्ट्रिंग थ्योरी बताओगे, स्ट्रिंग के वाइब्रेशन चार्ज को बताते हैं। ऐसे करते करते जब वो स्ट्रिंग के वाइब्रेशन क्या होते हैं, वाइब्रेशन के पीछे 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 जाओगे, आप माइक्रो लेवल पर जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं एक आधार मिलेगा। समझ में? आप किसी भी बड़े क्वेश्चन को पकड़ें और उसमें क्यों 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 लगा जाए, 10 से 20 से 25 प्रश्न के बाद एक नीचे आधार मिलेगा जिसे पोस्टुलेट कहते हैं, और वो माना गया होगा, उसका कोई उत्तर नहीं होगा। तो फिजिक्स में हर प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसके आधार को माना जाता है, वो आधार बहुत ही अनुभवी लोग रखते हैं और बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड करके उन्हें रखा जाता है। बोले हाँ भाई ये नींव है, सबने सत्यापन पत्र पे दे दिया साइन, ये नींव है, इसे मान कर चलेंगे, यहां से फिजिक्स का नाम होता है। तो हर चीज किसी भी ब्रांच में आप पीछे जाओगे तो वहां कहीं पोस्टुलेट होगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स की जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए जो बेसिक पोस्टुलेट थे, वो पोस्टुलेट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि कैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पोस्टुलेट को समझाया गया। समझते हैं पोस्टुलेट फॉर द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक, 10 तक आ गया। अच्छा, पोस्टुलेट फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इतनी बात समझना कर चाहिए तो बता देना जहां भी दिक्कत हो, ज्यादा नहीं बात करेंगे ना। हैशटैग पोस्टुलेट फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को फिर मैं आपको बता दूं, हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग इस पर ज्यादा बल इसलिए दे रहे हैं। अगर बाकायदा थर्मोडायनेमिक्स की क्लास चल रही होती और मैं अपने क्वेश्चन सेंटर को वहीं बोलता तो मैं आराम से आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही 1.5 घंटा 3 घंटे तक पढ़ाता। पर औचित्य हमारा यह है कि हम कम शब्दों में बहुत ही मिठास को समझ पाए क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कैसे। पोस्टुलेट तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पहला पोस्टुलेट माना गया, पोस्टुलेट फर्स्ट, जो आपके पास ये ब्लैक बॉडी है, आदर्श कृष्णिका जिसे कहा था, ये ब्लैक बॉडी चैम्बर है, ब्लैक बॉडी चैम्बर। इसके जो वॉल हैं ब्लैक बॉडी चैम्बर की जो वॉल है, वॉल के मॉलिक्यूल जो हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं। और वाइब्रेट कोई मॉलिक्यूल क्यों करता है? क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। समझेंगे एक बार दोबारा, जैसे कि मान लीजिए तवे के ऊपर मक्की की खिली रखी हुई है, तो फुड़ फुड़ करके उछलती हैं क्योंकि वो ठंडी होती है, फिर तवा गर्म होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम आता है, तो टेम्परेचर में ग्रेडियंट आता है, तो उछलना शुरू कर देते हैं। वैसे ये चीज क्या करेगी, ब्लैक बॉडी का अंदर का टेम्परेचर T1 और बाहर के टेम्परेचर T2 में अगर विषमता हुई, अनइक्वलिटी हुई, तो इसके वॉल्स पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, और वाइब्रेट करने वाली चीज को कहते हैं ओसिलेटर। जो ओसिलेशन करे उसे कहते हैं ओसिलेटर या वाइब्रेटर। क्या कहते हैं? वाइब्रेटर। तो प्लांक ने कहा कि पहले पोस्टुलेट में मैं ये मानूंगा कि किसी भी ब्लैक बॉडी की जो वॉल्स हैं
आपको ये नोटिस नहीं कर पाओगे अगर आप किसी गर्म चीज को पास जाके देखोगे इसका इसके मॉलिक्यूल फड़फड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं, पोस्टुलेट है। क्या ये पोस्टुलेट है। उन्होंने बोला कि किसी भी ब्लैक बॉडी के जो वॉल है, जो ब्लैक बॉडी चैम्बर है, उसके वॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं थर्मल अनिक्विलिब्रियम की वजह से। क्या कहते हैं वजह से? थर्मल अनिक्विलिब्रियम की वजह से, जिन्हें हम प्लांक ऑसिलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांक ऑसिलेटर कहते हैं। और चूंकि ये वाइब्रेट करते हैं तो इनकी वाइब्रेशन की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है, इनके वाइब्रेशन की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है, उसी फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन ये प्रोड्यूस करते हैं। अब बड़ी सीधी सी बात है, बाहर का तापमान अगर 1000 डिग्री सेल्सियस है तो सीधी सी बात है यहाँ का तापमान, यहाँ का तापमान और यहाँ का तापमान अलग अलग होगा। मानोगे नहीं मानोगे? आप सिंपली ऐसे ही मान सकते हैं, 1000 मानो 1000 यहाँ 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान का कोई सोर्स है और सोर्स से हम दूर जा रहे हैं, सोर्स से हम दूर जा रहे हैं तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ उससे कम होगा, यहाँ उससे कम होगा, दूरी बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अलग अलग बिंदु पर जब टेम्परेचर अलग होंगे, इसका मतलब ब्लैक बॉडी चैम्बर के अंदर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जो अलग अलग टेम्परेचर अनइक्विलिब्रियम में होंगे, अर्थात उनके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन को प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि ब्लैक बॉडी वो सभी पॉसिबल वेवलेंथ के रेडिएशन को प्रोड्यूस कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने माना कि ब्लैक बॉडी चैम्बर्स की जो वॉल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं थर्मल अनइक्विलिब्रियम की वजह से और अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एमिट करते हैं। ठीक है। पोस्टुलेट फर्स्ट, इन दिस पोस्टुलेट सर मैक्स प्लांक suppose that the molecules of the black body chamber vibrate due to the thermal equilibrium with surrounding and with surrounding। इतनी बात समझ में? अब हमने क्या करना है, इसे वाइब्रेट कराना, वाइब्रेशन में रेडिएशन और निकाल देता हूं ताकि वो अच्छे समझ में आए। देखो इतनी बात समझ में आई भाई? सौरभ सच्ची बता भाई, ये टेम्परेचर T1 मान लो, ये टेम्परेचर T2 मान लो और मान लिया मैंने इसका अगर हम कर लिया T1 इज ग्रेटर देन T2 तो ये वाइब्रेट करेंगे, ये वाइब्रेट करेंगे, ये वाइब्रेट करेंगे, ये वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इनका नाम क्या रखा जाता है? इनका नाम रखा जाता है प्लांक ऑसिलेटर। क्या कहा जाता है? प्लांक ऑसिलेटर। और यहां से निकलेगा ब्लैक बॉडी, ये रेडिएशन निकलता है। इतनी बात समझ में? तो हमने क्या लिखा है, समझेंगे ध्यान से। हमने पोस्टुलेट फर्स्ट में लिखा इन दिस पोस्टुलेट मैक्स प्लांक वॉल्स में मॉलिक्यूल हैं जो कि सराउंडिंग किसे कहते हैं? बाहर वाला एटमॉस्फेयर जो है, और ये सिस्टम कहलाएगा। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा तब जाकर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे। तो पोस्टुलेट फर्स्ट में हमने जाना कि इन दिस पोस्टुलेट some Max Planck supposed that the molecule of the black body chamber vibrate due to the thermal equilibrium with the surrounding and named by Planck oscillator. Every Planck oscillator emits the radiation of same frequency या equal frequency of its vibration। बात समझ में आई इतनी कि कोई भी जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन की इक्वल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एमिट करेगा। बात समझ में आ गई थी? पक्का? ठीक। अब बात करते हैं पोस्टुलेट सेकंड की। सेकंड पोस्टुलेट क्या था? रेडिएशन निकल गया। सेकंड पोस्टुलेट ना वो माना कि जो रेडिएशन होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, जो निकलेगा रेडिएशन वो क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज्ड इन द सेंस, पोस्टुलेट सेकंड समझते हैं।
राइटिंग करनी है क्या? बढ़िया। समझ नहीं क्या? ना ना सही है। देखो भाई, लो समझो। हैशटैग पोस्टुलेट सेकंड, पोस्टुलेट सेकंड, SECOUND, second. In this postulate, he supposed that the emitted radiation is not continuous, it is discrete, discrete. तो आपका जो पोस्टुलेट सेकंड है उसमें ये माना गया, इन दिस पोस्टुलेट ही सपोज दैट द एमिटेड रेडिएशन इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिस्क्रीट, एंड द क्वांटा ऑफ एनर्जी इज h nu. So the energy of nth oscillator will be En equal to nh nu. ये दिया गया था, दो पोस्टुलेट दिए थे बेसिक, ठीक है, और इन पोस्टुलेट के बेस पर इन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाया। बात समझ आ गई? ठीक। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, मतलब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर तापमान अलग अलग होगा, ये बताया मैंने आपको। तो यहाँ पे तो तापमान अलग अलग होगा, तो यहाँ पर मौजूद प्लांक ऑसिलेटर जो है वो अलग अलग एनर्जी रखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर से एनर्जी मिलेगी बीटा के टी, समझ रहे हो? बीटा ये। तो अब हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। तो मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला पूरा सबमिट करें, क्योंकि सोर्स आपके पास है, मैंने देखा नहीं क्या है इसका फॉर्मूला, तो मुझे समझ में नहीं आया कैसे था। मुझे बता देना बस, अगर मैं लाइन से लग जाऊं तो 10 तक है। अच्छा देखेंगे आप। लोग सुनिए, हैशटैग मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला, प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला, ठीक है। प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला के मैथमेटिकल जो है उसे समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है u लैम्डा d लैम्डा, वो वास्तव में लिखा जाता है 8 पाई h न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू इंटू ई एवरेज, इस तरीके इंटू डी लैम्डा, इस तरीके से लिखा जाता है। अब बात आती है जो ई एवरेज है, ये क्या है? ये ई एवरेज जो है ये एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर है। क्या है? एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स से डेवलप किया जाता है, जहां ये माना जाता है कि जो चैम्बर है, चैम्बर के अंदर रेडिएशन जो है वो टकरा रहा होगा, आपस में टकरा रहा होगा, और टकराने के कारण अगर एक रेडिएशन इधर की तरफ जा रहा है, दूसरा रेडिएशन इधर की तरफ आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर एक अप्रगामी तरंग उत्पन्न करेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं? नॉन प्रोग्रेसिव स्टैंडिंग वेव कहते हैं, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करेंगे। तो उस मैथमेटिक्स को यूज करके डेवलप किया जाता है। तो इसको आपको समझना है कि फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ये है प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। इसके अंदर का ये जो फॉर्मूला है इसे कहते हैं एवरेज एनर्जी, वेयर ई बार इज द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर। अच्छा जी, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर आ गया। तो इसका मतलब ई बार क्या होगा? एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ टोटल एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर। समझ में आ गया? ऐसे निकाला जाएगा। किसी का भी एवरेज ऐसे निकालते हैं, तो एवरेज नहीं निकालते। ठीक, अब बताओ, ये बताओ कि टोटल एनर्जी किसे कहेंगे? तो हम इस चीज को इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, डायरेक्ट बता रहा हूं तुम्हें।
टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे? मैंने आपको ब्लैक बॉडी चैम्बर बना दिया, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे मान लीजिए ऑसिलेटर मौजूद हैं, N1 N2 N3 N4। अब बात यह है डॉट डॉट डॉट, बाहर तक दिखा दिया मैंने, समझ जाओ भावनाओं को, ठीक है। N1 N2 डॉट डॉट डॉट। जब नंबर ऑफ ऑसिलेटर बहुत सारे मौजूद हैं तो मैं डायरेक्ट n मान लेता, एक निश्चित संख्या होती। तो डिस्क्रीट क्यों मान रहा हूं, N1 N2 क्यों मान रहा हूं? बिकॉज ऑफ कि हमने देखा कि अंदर सेट बने हुए हैं 4 जूल एनर्जी के 32 है। उदाहरण के लिए मैंने कहा कि मान लीजिए मुझे वेट के हिसाब से कैटेगराइज करना है बच्चों को, तो मैं कहीं गया 100 बच्चे थे, तो मैं करूंगा 30-30 किलो के 4 बच्चे हैं, 20-20 किलो के 5 बच्चे, ऐसा कर कैटेगराइज करूंगा। तो वैसे हमने देखा किसी ब्लैक बॉडी के अंदर E1 एनर्जी के N1 मॉलिक्यूल थे, E2 एनर्जी के N2 मॉलिक्यूल थे, E3 एनर्जी के N3 मॉलिक्यूल्स थे, ऐसा करके डिस्ट्रीब्यूशन था। और हमारे भैया एन नोड मॉलिक्यूल वो भी होंगे जो इनकी एनर्जी जीरो, ई नोट एनर्जी के एन नोट मॉलिक्यूल थे जिनकी एनर्जी जीरो थी, वो वाले मॉलिक्यूल थे, ठीक है। सेंटर पे सिचुएशन होगी तो बात समझ में आ गई। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, बात समझ में आ रही है। एन नोट मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी एनर्जी कितनी थी, ई नोट थी। N1 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी एनर्जी कितनी थी, E1 थी, और N2 की, E2 थी, N3 की, E3 थी। इतनी बात समझ में आ रही? बहुत सही बात। मुझे टोटल एनर्जी चाहिए, मुझे क्या चाहिए? टोटल एनर्जी चाहिए। तो जरा बेसिकली आप बेसिक फंडा लगा के देखें कि मान लीजिए एक कमरे के अंदर 100 बच्चे थे, कितने बच्चे थे? 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, ठीक है। 20 बच्चों को मैंने 2-2 रुपए दिए हैं, कितने बच्चे? 20 बच्चों को 2-2 रुपए दिए हैं। 60 बच्चों को, या मान लो कितने बच्चे बच्चे अभी, चलो 50 को देता हूँ, 50 बच्चों को मैंने 3-3 रुपए दिए। कितने बच्चे बचे? 30 बच्चों को मैंने 5-5 रुपए दिए। तो मुझसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल कितने रुपए का खर्चा हुआ, तो कैसे निकालेंगे भाई? मैं बोल रहा हूं कि मैं गया किसी विद्यालय के अंदर, वहां 100 बच्चे थे, मैंने 20 बच्चों को 2-2 रुपए दिए, 50 बच्चों को 3-3 रुपए दिए, 30 बच्चों को 5-5 रुपए। तो टोटल रुपए कितने खर्च हुए मेरे? वो निकाला जाएगा 20 गुणा 2 प्लस 50 गुणा 3 प्लस 30 गुणा 5, ऐसे निकाला जाएगा। बिल्कुल सही है। वैसे ही मैंने प्लांक रेडिएशन जो फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है, जिसके अंदर ब्लैक बॉडी चैम्बर बनाया गया है, मैंने ये माना है कि चैम्बर को दी गई एनर्जी वास्तव में उसके मॉलिक्यूल को दी जाती है, और मॉलिक्यूल क्योंकि सब एक बिंदु पर नहीं है इसलिए अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उसमें एन नोट मॉलिक्यूल को ई नोट एनर्जी दी गई है, N1 मॉलिक्यूल्स को E1 एनर्जी दी गई है, N2 मॉलिक्यूल्स को E2 एनर्जी दी गई है, N3 मॉलिक्यूल्स को E3 एनर्जी दी गई है। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि टोटल एनर्जी कितनी दी गई है। तो टोटल एनर्जी बड़ी सीधी सी बात है, मैंने देखा कि टोटल एनर्जी निकाल जाएगा भाई, दसो तो ई नोट गुणा एन नोट प्लस, तो टोटल एनर्जी निकाल जाएगा, बताओ। ई नोट गुणा एन नोट, टोटल एनर्जी निकालने के लिए करना पड़ेगा हमें, टोटल एनर्जी के लिए गुणा करना पड़ेगा। कैसे? एन नोट की ई नोट से गुणा कर दो, प्लस N1 की E1 से गुणा कर दो, प्लस डॉट 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 डॉट, सही है, यही तो करना पड़ेगा। और अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो जोड़ना पड़ेगा, एन नोट प्लस N1 प्लस N2 प्लस डॉट 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 डॉट। ये मान यहां रखो आप, ई बार इक्वल टू कितना है, टोटल एनर्जी कितनी हुई, एन नोट ई नोट प्लस N1 E1 प्लस डॉट 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 डॉट, पास ऑन भाई। अपॉन नीचे कितना है, एन नोट प्लस N1 प्लस N2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन फर्स्ट बाय बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है? कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वो होता है Ni इक्वल टू एन नोट इंटू ई की पावर माइनस के बीटा EI, पढ़ा है? जैसे लिख सकते हैं Ni इक्वल टू एन नोट इंटू ई की पावर माइनस के EI अपॉन बीटा की वैल्यू कितनी है, मेरा अपॉन केवीटी। कोई दिक्कत नहीं, इनके हिसाब से यहाँ मान रख दो जरा, इनके हिसाब से। हम एक चीज और बता दूं आपको कि En की वैल्यू कितनी होती है, NH नहीं होती है, तो उसके हिसाब से मान सब आगे रख देंगे। बताओ कितना है, ई बार इक्वल टू एन नोट ई नोट, तो यहाँ मान रख देता हूँ जरा, En कौन बताओ कितना होता है, En की वैल्यू कितनी होती है, NH नहीं। तो गौरव सिंह यहाँ देख कर बताओ जरा, ठीक है। एन नोट तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, लिख दिया, इंटू ई जीरो चाहिए, ई यहाँ जीरो लिखूंगा, ई जीरो बराबर जीरो एच नहीं, मतलब जीरो आएगा, कोई दिक्कत। N1 चाहिए, N1 यहाँ रखूंगा 1, N1 बराबर होगा एन नोट ई की पावर E1 अपॉन केवीटी, एन नोट इंटू ई की पावर माइनस के E1 अपॉन केवीटी, कोई दिक्कत। इंटू E1 चाहिए, E1 बराबर 1H न्यू, 1H बात समझ है? अगर मन मतलब आप तो रख ही देगा, ये एक सब बात में रखे, बताओ कैसे भी रख,
कंफ्यूज हो गए? अरे कंफ्यूज ना हो रहे? ना कंफ्यूज ना हो रहे तो एक काम करो, मान निकाल लो, बाद में तुम कंफ्यूज जाओ। बताओ, एन नोट तो एन नोट ही रहेगा। कैसे पता चला एन नोट रहेगा? बताओ, एक तरीका से बताओ, यहाँ जीरो रखो, आई की जगह क्या रखो? जीरो। जब आई की जगह जीरो रखो तो यहाँ भी जीरो रखोगे। और ई जीरो का मान कितना आ रहा है? जीरो। ई के साथ जीरो का मान एक, तो एन नोट रहा, एन नोट आ गया। और एन वन निकालो, एन नोट ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के ई वन अपॉन के बी टी, टू एच एन टू इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस के ई टू अपॉन के बी टी। संगत ऊर्जा निकालने का तरीका क्या होता है? ई जीरो निकालना है तो जीरो एच न्यू, ई टू ई वन निकालना है तो वन एच न्यू, ई टू निकालना है तो टू एच न्यू। तो बताओ, ये मिटा दो, इतनी बात समझ आ रही है? अब इनके मन डायरेक्ट समीकरण एक में रख देना। गौरव सिंह समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? बताओ यार, आ गई समीकरण एक में रखोगे बताओ कितना है? सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बताओ कितना है? ई बार इक्वल टू एन नोट इंटू जीरो एन नोट इंटू जीरो प्लस एन वन इंटू ई की, सॉरी एन नोट एन वन का मान रखे ना, एन नोट ई की पावर माइनस के ई वन अपॉन के बी टी, ई वन अपॉन टू एच न्यू के बी टी इंटू एच न्यू एच न्यू प्लस एन नोट इंटू ई की पावर माइनस के ई टू के बी टी ई टू अपॉन टू एच न्यू के बी टी इंटू टू एच न्यू टू एच न्यू प्लस डॉट 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 अपॉन नीचे कितना है? एन नोट प्लस एन नोट प्लस एन नोट ई की पावर माइनस एन नोट ई की पावर माइनस के ई वन अपॉन केवीडी ई वन अपॉन केवीडी प्लस के बी टी प्लस प्लस एन नोट एन नोट ई की पावर माइनस ई टू ओवर ई टू अपॉन केवीडी के बी टी प्लस ई बार इक्वल टू एन नोट इंटू ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के बी टी, इसका मान रख रहा हूँ मैं, इंटू एच न्यू प्लस एन नोट इंटू ई की पावर माइनस के टू एच न्यू अपॉन के बी टी इंटू टू एच न्यू प्लस डॉट 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 अपॉन नीचे कितना कॉमन आ रहा है? कुछ एन नोट कितना हो जाए? वन प्लस माइनस अपॉन के बी टी प्लस ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन, ठीक है? इतना समझ में? बताओ कितना आ गया? ई बार इक्वल टू, पहला टर्म कॉमन ले लो पूरा, एन नोट इंटू ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के बी टी इंटू एच न्यू, पूरा कॉमन ले लिया, कितना हो जाए? वन प्लस टू ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के बी टी, कोई दिक्कत? प्लस थ्री इंटू ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के बी टी, यहाँ पर टू आएगा ना? हाँ वन प्लस एन एक्स, इसको हम कुछ गलत चल रहा है क्या अपना स्टार्ट? गलत तो नहीं लग रहा। वन प्लस एक्स बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या था? वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल टू। आगे कॉमन सही लिया, ये देखो पहले तुम लोग, ये देखो कॉमन सही लिया मैंने? सही लिया। गौरव सिंह पक्का बताओ, नीचे तो हमारी जीपी बननी है साफ साफ, नीचे क्या बननी है? जी भी बननी है। सही तो है, ऊपर भी सही है। बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं बनना ऊपर, देखो वन प्लस एन एक्स प्लस एक्स फैक्टोरियल तो है, बिल्कुल सही है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। चले आगे, ठीक? लेट मी मैच अगेन, एन नोट था तो ये वाले पटाम आ गया। अच्छा पूरा कॉमन लिया था ना हमने पूरा कॉमन लिया था, एन नोट ई की पावर माइनस एच न्यू अपन के बी टी एच न्यू, एन नोट ई की पावर माइनस एच न्यू अपन के बी टी एच न्यू, ठीक है? बचा वन, बिल्कुल प्लस का यहाँ बचा टू, बिल्कुल ई की पावर में बचा सिंगल पावर एच न्यू, और प्लस अगली टर्म बचा थ्री और ई की पावर माइनस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक। ठीक सही है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। कुछ और सोच रहा था, मैं सोचा था इसके एक्सप्लेनेशन के लिए नई जगह ढूंढता हूँ, इस टर्म को पूरा साफ साफ करके लिखो ताकि एक्सप्लेन अच्छे से हो पाए।
लोगरिथम बताओ कितना है एम्प्लाइज ई बार इज इक्वल टू एन नॉट बताओ देख e की पावर एच न्यू अपॉन केवीटी इंटू प्लस एन नॉट ई की पावर माइनस के 2h न्यू अपॉन केवीटी इंटू 2h न्यू प्लस एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस के अपॉन केवीटी इंटू 3h न्यू। ओके नीचे क्या है बताओ एन नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन केवीटी प्लस ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन केवीटी का होल स्क्वायर प्लस डॉट एम्प्लाइज ई बार इक्वल टू क्या कौन बताया था मैंने एन नॉट ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन केवीटी इंटू एच न्यू कितना बचेगा 1 प्लस बता कितना चल 1 प्लस ई की पावर 1 प्लस 2 ई की पावर माइनस 1 H प्लस न्यू upon 2 KVT। एच न्यू है ई Sorry, की two। पावर ई की पावर माइनस के एच न्यू बाई केवीटी एच न्यू है प्लस 3 ई प्लस की पावर ई माइनस की पावर माइनस 2h न्यू क्यूब 2h न्यू बाय केवीटी केवीटी और नीचे कितना हो जाए नोट एन नॉट ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना 1 प्लस एक्स प्लस एक्स हर बार इससे गुणा हो रही है और अनंत टर्म है इनफाइनाइट सम कितना होता है ए अपॉन 1 माइनस आर कितना होता है ए अपॉन 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस आर और हमारी बात गौरव सिंह हाँ जीपी का इनफाइनाइट सम है बताओ कितना है एम्प्लाइज ई बार इज इक्वल टू एन नॉट इंटू माइनस के एच न्यू अपॉन केवीटी इंटू एच न्यू 1 प्लस ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हो रहा है ध्यान से देख पाओ केवीटी की पावर क्या लिखेंगे बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सपेंशन अभी हम बीच में एंड में पता चलेगा कि सही चल रहा है गलत रिजल्ट देख के नीचे कितना है एन नॉट अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन केवीटी ठीक एक पावर कितना है एम्प्लाइज ई बार इक्वल टू एन नोट से एन नोट कैंसिल ई की पावर माइनस के ये ऊपर चला जाएगा एच न्यू अपॉन केवीटी इंटू एच न्यू 1 माइनस ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन केवीटी की पावर माइनस के 2 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन केवीटी की पावर माइनस 1 एक पावर कट गई बताओ कितना हो जाए एच न्यू इंटू ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन केवीटी अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन केवीटी हाँ समझ में इसको नीचे ला सकते हैं बताओ कितना है एच न्यू ई की पावर अपॉन ई की पावर प्लस के एच न्यू बाई केवीटी माइनस 1 केवीटी माइनस 1 एवरेज एनर्जी मैच करो अपने फोन से एवरेज एनर्जी मैच करो बताओ भाई गौरव सिंह सही है हम्म सही है सही है हाँ जी ये एवरेज एनर्जी रखना है क्वेश्चन फर्स्ट में और आपके पास फॉर्मूला जाएगा प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला एक गलती हुआ है अभी बताते हैं क्या गलती है प्रोटेस्टर हैशटैग पुटिंग द वैल्यू ऑफ एवरेज एनर्जी इन इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट देखो क्या रिजल्ट मिलता है कुछ बस कितनी है हमारे पास यू लैम्डा डी लैम्डा अब बात यह है हम न्यू की टर्म में रखने जा रहे हैं तो वास्तव में ये क्वेश्चन यू न्यू ड्यू न्यू थी क्या थी यू न्यू ड्यू न्यू 8 पाई एच न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू बार डी न्यू क्या ई बार भी था हाँ वो तो मान रखे ना ई बार इंटू
सही करो तुम, समझ रहे? 8 पाई एच न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू एच एच न्यू अपॉन ई की पावर प्लस माइनस एच न्यू अपॉन के बी टी माइनस -1 इंटू डी न्यू कितना है 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी H क्यूब square. इंटू एच स्क्वायर 1 अपॉन ई की पावर प्लस के एच न्यू अपॉन -1 इंटू डी न्यू किसके लिए आई यू न्यू इंटू डी न्यू दिस इज प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला इन फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर वेवलेंथ रेंज क्या करेंगे वेवलेंथ रेंज क्या करेंगे बताओ न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा डी न्यू इक्वल टू माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा डी लैम्डा पुट करेंगे कितना आएगा यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा पावर 5 1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा केवीटी -1 इंटू डी लैम्डा ये वेवलेंथ लिमिट में इसका रूपांतरण बात समझ आ रही तो ये फॉर्मूला कहलाता है प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला क्योंकि कंबाइन रूप से शुरू वाले ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को पूरी तरह एक्सप्लेन कर पाता है लो वेवलेंथ लिमिट में भी और हाई वेवलेंथ लिमिट में भी। तो कोशिश करेंगे कि आप ये प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला अच्छी तरीके से समझ पाए। ठीक है लाउड कर दो वेवलेंथ लिमिट का जो है वो याद रखेंगे तो नहीं चेंज करोगे भैया क्या देंगे मतलब बेंस और एलिजीन में चेंज कर दिखाओगे थोड़ा सा दिखा देते हैं क्या दिक्कत जा रही है मजा आता यहाँ तक आ गए तो फॉर्मूला याद है ना 5 1 upon e के और c upon lambda बता कितना है hence lambda the black body spectrum will be explained by the formula क्या है n lambda है u lambda d lambda is equal to 8 pi h c upon lambda power 5 into 1 upon e की पावर h c upon lambda kbt -1 ठीक हम ये कह सकते हैं hence अतः द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है विल बी एक्सप्लेन्ड वो पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया जाएगा बाय द फॉर्मूला इस फॉर्मूले के जरिए d lambda बेटा इनटू डी लैम्डा ठीक है अब कैसे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा 8 by c upon 5 हाँ कैसे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा तो दो केस आते हैं यहाँ पर फर्स्ट केस आता है आपका स्क्वायर ही आएगा भैया h स्क्वायर कहाँ 8 pi h स्क्वायर c नो 8 by c upon 5 देखो नहीं आएगा ठीक फर्स्ट केस में क्या करते हैं हम फॉर लो वेवलेंथ लिमिट नो समथिंग नहीं आएगा हटा हुआ है 8 by 5 बिल्कुल डिवाइन में आ रहा है लो वेवलेंथ लिमिट में क्या होगा कि लैम्डा का मान जो है वो कम हो रहा होगा अगर लैम्डा का मान कम है तो ये पावर ज्यादा आ रही है और जब ई की पावर ज्यादा होती है तो इसे वंस कितने नेगलेक्ट कर देते हैं बताओ कितना है u लैम्डा d लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा पावर 5 इनटू 1 पहले अपॉन खोलेंगे शायद हैं खोलते हैं इसको पहले ई की पावर e की और खोलते हैं ई की पावर को खोलते हैं कम पावर के लिए खोलते हैं कम पावर फिर तो ये हाँ बताओ लो वेवलेंथ के लैम्डा की पावर 5 का इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा हाँ तो दिक्कत क्या बीन फार्मूला होता है वो चेक कर लो गूगल पे करो ठीक है ये क्या सामने तो ये लैम्डा पावर 5 आ गया ठीक है दिस इज कॉल्ड वीन्स लॉ सेकंड केस फॉर हाई वेवलेंथ लिमिट चेक करो भाई सही है भैया सही है इट्स ट्रू मतलब ट्रू समझ गए रखो वेवलेंथ लिमिट जब हाई होगी तो लैम्डा का मान ज्यादा होगा तो ओवरऑल कम होगा बात समझ में नहीं आ रही क्या आगे भैया आगे छोटी मोटी चीज एक्सप्लेन छोटी मोटी चीज एक्सपेंड कब होती है जब पावर कम होती है एक्सपेंड कब होती है तभी नहीं पावर कम होती है तो पावर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैं लैम्डा का मान क्या कर रहा हूँ लैम्डा का मान हाई रख रहा हूँ जब मैं लैम्डा का मान
हाई रख रहा हूँ, जब मैं लैम्डा का मान हाई रख रहा हूँ तो लैम्डा हाई होगा तो ये ओवरऑल चीज कम होगी, मतलब अब एक्सपेंड करेंगे e की पावर x का एक्सपेंशन कितना होगा, हो जाएगा 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा पावर 5 इंटू 1 अपॉन e की पावर की जगह 1 प्लस x करते हैं तो एच सी अपॉन लैम्डा के बी डी माइनस 1 इंटू डी लैम्डा, इससे कट गया कितना है, लैम्डा से लैम्डा कट गया कितना है, u लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा पावर 4 इंटू इंटू के बी टी ऊपर चला गया अपॉन एच सी इंटू डी लैम्डा, दिस इज कॉल्ड रेलेजीन फॉर्मूला, रेलेजीन लॉ, रेले जीन्स लॉ, रेले जीन्स लॉ। बात समझ में आई? ये भैया ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है हमारा प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला, ये पूरी तरह से आपका बता पाता है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के ग्राफ को, जो कि एक्सपेरिमेंट से मैच कर पाए। इसका मतलब आपको यह भी समझना जरूरी है कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में जो एसिमेट्रिक ग्राफ दिखता है उसमें शुरुआती तौर पर जो कम वेवलेंथ की जगह है वहां ग्राफ लैम्डा घात 5 के हिसाब से चलेगा, और जब आगे चलते हैं तो लैम्डा घात 4 के हिसाब से चल रहा होता है। ये अंतर आपको देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है क्या कह रही हूँ? जी भैया। ठीक, तो आप एटलीस्ट क्या याद रखेंगे यहाँ पर, आप एटलीस्ट याद रखेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला क्या था, क्योंकि कई बार कंपेयर करने को आ जाता है, कई बार डायरेक्ट आ जाता है, और कई बार आपसे पूछता है कि प्लांक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी कितनी होती है, या तो याद कर लो या जो भी है, मैंने अपनी तरफ से आपको करवा दिया है, बुकलेट में आपके ये सब नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अपना पहला टॉपिक जो आता है वो आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि प्लांक की क्वांटम थीसिस के द्वारा ही एक्सप्लेन किया सकता है। समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। ठीक, ओके सर जी, समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो गुरुदेव, बात कुछ इस तरीके से चल रही थी कि पहले प्राचीन काल में सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम मानते थे कि वो वेव है। क्या मानते थे? वेव है, और उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है वो वेव नेचर से ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है। आपको भी पता है, सीधी बात है कि ई नेचर, जो ई आपका एम्पलीट्यूड है वो ऑसिलेटरी होता है, और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटरी होता है। बिल्कुल सही बात है। रेडिएशन का हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर हमें पता था, वेव नेचर भी पता था। लेकिन जो लेनार्ड द्वारा डिस्कवर किया गया था एक फिनोमेना जिसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये घटना किसने खोजी थी? लेनार्ड ने खोजी थी सबसे पहले। लेनार्ड ने सबसे पहले खोजी थी, जिसको एक्सप्लेन तो उन्होंने कर दिया था, लेकिन थ्योरेटिकली नहीं, एक्सपेरिमेंटली। समझना है? मान लो कोई घटना का जन्म लिया और घटना को एक्सप्लेन, उदाहरण के लिए बैटरी है, बैटरी का आविष्कार किसी ने कर दिया, बोले यार इसका मतलब किसी गिलास के अंदर नींबू पानी मिलाओ और 2 तार डाल दो, बल्ब जल जाता है। एग्जांपल दिया रहा हूं मैं, आई एम गिविंग द एग्जांपल ओनली, कि एक गिलास के अंदर नींबू डालो, पानी डालो और कंसंट्रेट करके उसमें तार निकाल दो करंट में। तो उन्हें बता तो दिया कि बिजली बन नहीं है, इन्वेंशन तो हो गया, बन क्यों रही है वो बताने के पैसे मिलते हैं, मतलब नोबेल प्राइज तो मिलता है ना। तो अब वही वाली सिचुएशन चल रही थी। तो जो लेनार्ड ने डिस्कवरी करी, होलबैक ने, हाँ 1900 के आसपास की थी उन्होंने डिस्कवरी। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना फोटो इफेक्ट की क्वेश्चन दी थी। फिर 1916 में जाकर आपका मिलिगन जी ने आइंस्टाइन के फॉर्मुलेशन का सत्यापन कर दिया। आइंस्टाइन जो दिया बिल्कुल सही बात है, तो उन्हें भी सबको दूसरे 3-4 जन नोबेल प्राइज देगा इस बात पर। तुम देखते तो लगता है क्वेश्चन छोटी सी है, कोई बात नहीं, लगता है। तो बात चल रही है, अपना टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम ग्रीन पेन से पहले हेडिंग डालते हैं, हैशटैग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, किसे कहते हैं? कोई भी आपकी मटेरियल हो, किसी भी मेटल के ऊपर अगर वो रेडिएशन से इंटरेक्ट करता है तो वहां से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अर्थात फोटो मतलब प्रकाश, मतलब लाइट, और इलेक्ट्रिक मतलब करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक करंट। तो लाइट के इफेक्ट से अगर तुम इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर पा रहे हो तो उस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। इसे सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? लेनार्ड ने डिस्कवर किया था। उन्होंने बताया कि जब कभी लाइट किसी ऐसे मटेरियल पर पड़ती है, ऐसा समझेंगे, दिस phenomena was discovered by Leonard, and on the basis of experimental data
experiments he observed the following data. उन्होंने ये सब ऑब्जर्व किया. नंबर 1, when the light incident over any material, then electrons, और वो कहते हैं करंट, प्रोड्यूस फ्रॉम द मटेरियल. जब लाइट पड़ती है तो वहां से करंट निकलता है या इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है. नंबर 2 का, इट इज नॉट नेसेसरी दैट every time the incident radiation produce photocurrent. Actually photocurrent generates only when the frequency of incident radiation is higher than a particular value. बात समझ आ रही है? ये सब किस बेस पे दे रहे हैं? वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है. एक्सपेरिमेंटल डेटा मतलब उनके पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी था. वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखो कैसा था. वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस प्रकार था. रेड मार्कर कहाँ गया? अपने पास ही है. ओके, वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखो ऐसा था. ये आपके पास बैटरी है, समझो. इतनी बात समझ में आ रही है? करो, नोट करोगे तो और अच्छे समझ में आएगा. बात समझ में, नोट करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. तो ये आपके पास ट्यूब है, ये आपके पास ट्यूब है. इसके अंदर 2 चीजें लगी हुई हैं इस तरीके से, कैथोड और एनोड. ये चित्र सबसे पहले बना लेना तुम, इसके बारे में लिख के फिर चित्र बना लेना. जो नेगेटिव वाले साइन से मिलेगा उसे कहते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव वाले साइन से मिलेगा उसे कहते हैं एनोड. तो यहाँ होगा धारण पूंजी, रियोस्टेट. अब होना क्या है, जब कभी लाइट इंसिडेंट होता है रेडिएशन इस पर, तो रेडिएशन जब इस पर गिरता है तो रेडिएशन के गिरने से यहां से निकलता है इलेक्ट्रॉन. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन. और फोटो इलेक्ट्रॉन जो है यहां से गुजरता है, और यहां से गुजरता है तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से धारा मिल जाती है. धारा को समझाने के लिए यहाँ पर कहीं पे एमीटर भी लगा देते हैं, तो यहाँ मैं एमीटर लगा देता हूँ, इस एमीटर के द्वारा समझाया जाता है. ठीक, उन्होंने ये बताया कि जब कभी लाइट यहाँ पर गिरती है तो लाइट के गिरने से यहाँ के कैथोड से क्या होगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन. और वो एनोड द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे. वास्तव में तो मैं रियल बताऊं, रियली थ्योरी क्या है. रियल थ्योरी है ये सारा जो वेरिफिकेशन कर रहा है, ये मिलिकन का है. तुम ये लेनार्ड को इसका श्रेय नहीं देना चाहिए. ये डायग्राम मिलिकन का है, लेनार्ड को इसका श्रेय नहीं देना चाहिए. लेनार्ड का जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो सिर्फ थ्योरी है, और वो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये मिलिकन का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. बाद में बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तब और अच्छे समझ में आएगा. मिलिकन का थोड़ा एक्सप्लेनेशन और दूंगा मैं, तो पहले आप इतना समझ लो. ठीक है, तो क्या मानेंगे? इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम द इंसिडेंट रेडिएशन विल प्रोड्यूस द फोटोकरंट, एंड एक्चुअली द फोटोकरंट जनरेट ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज हायर देन अ पर्टिकुलर वेवलेंथ. ये जरूरी नहीं है कि हर बार लाइट गिरे और करंट पैदा हो जाए. कई बार ऐसा होता है कि लाइट जब तक एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की ना हो तब तक रेडिएशन प्रोड्यूस
नहीं होगा। बात समझ में? तीसरा पॉइंट समझेंगे। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो फ्रीक्वेंसी है, जो रेडिएशन गिर रहा है, उसकी रेडिएशन फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इज ग्रेटर देन द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी बात यहां हुई है उससे ज्यादा है, देन वट एवर be the intensity of light, photocurrent will definitely generate. इतनी बात समझ में आ रही है? अगर तुम सोच रहे हो कि तुमने फोटो सेंसर के ऊपर लाइट डाली और बड़ी धीमी धीमी नजर आ रही है, फिर समझ ध्यान से, तुमने रोशनी मारा, चांदना मारा प्लेट पर, और प्लेट पर तुमने देखा कि रोशनी तो बड़ी कम है लेकिन फोटोकरंट जनरेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वर्ड नहीं कह सकता मैं, समझो बात को तुम, फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, बस इंटेंसिटी से फर्क नहीं पड़ता, याद रखेंगे किससे फर्क नहीं पड़ता,